दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ये आपको पता होगा कि गठबंधन में, दोनों ही गठबंधन में एक चीज जिसकी चर्चा खूब रही वह है सीएम फेस को लेकर बातचीत। दोनों गठबंधन में अनबन की लड़ाई चलती रही। अंदरूनी लड़ाई में ये पता नहीं चला कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, लेकिन आखिरकार एनडीए ने नीतीश कुमार को, जो एनडीए के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। हाँ, ये और बात है कि अमित शाह की तरफ से ये कहा जाता है कि चुनाव परिणाम के बाद जब सभी दल के नेता बैठेंगे उसके बाद तय होगा कि आखिर सीएम कौन। पेंच यहाँ भी फंस रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि विधायक दल हम उन्हीं को चुनेंगे, नीतीश कुमार को ही, और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये बात उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कही है। लेकिन अब सवाल ये कि महागठबंधन का क्या होगा। तो महागठबंधन में समझने वाली बात यह है कि सीएम फेस महागठबंधन तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया, वो भी अनबन की लड़ाई और ऐसे मौका पर जिसमें गठबंधन टूट फूट गई, लेकिन बाद में उसे जोड़ लिया गया, बिखरा हुआ को फिर से इकट्ठा किया गया। तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित हुए हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने डिमांड रख दी है कि हमें डिप्टी सीएम बनना है, जबकि अभी परिणाम आया ही नहीं। चुनाव का परिणाम आना अभी बाकी है। और इस बीच में ये सारा जो मामला है, लफड़ा, ये बिहार में चल रहा है। लेकिन क्या इतना आसान होगा? अगर मान लीजिए कि महागठबंधन की जीत भी होती है थोड़ी देर के लिए, तो क्या तेजस्वी यादव के सामने चुनौतियां कम है? इसे समझना जरूरी होगा कि तेजस्वी यादव उन चुनौतियों को पार पाएंगे अपने ही गठबंधन से। इस समीकरण को समझने से पहले आपको ये बता दें कि आप 2020 का थोड़ा सा डेटा लीजिए। 2020 में तेजस्वी ने 2020 चुनाव में भी गठबंधन का नेतृत्व किया था, और वो ये जानते थे कि कांग्रेस कुछ अतिरिक्त सीटों के लिए उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा टालकर दबाव की रणनीति अपना रही है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर ये दिखाते रहे कि अगर नहीं आया तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और 143-44 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित की। कांग्रेस को 60 से 61 सीटें मिली हैं। बाकी दल भी जो फ्रेंडली फाइट है उसके लिए मैदान में उतरे हुए हैं। 10 सीटों पर तो 10 से 12 सीट ऐसे हैं जैसे पर दोनों गठबंधन के ही दो नेता हैं जो आमने सामने हैं, दो उम्मीदवार हैं जो आमने सामने हैं। अब आती है कि कांग्रेस की मांग क्या है, और ये जो मांग क्या थी जिसकी वजह से सीटों पर मजबूती अभी बनी और उसे तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करना पड़ा, सीएम उम्मीदवार। अब पार्टी को, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, उनका स्पष्ट मानना था कि पार्टी को केवल 3 प्रकार की सीटें मिलनी चाहिए, जहां पर पार्टी के विधायक हैं, और ऐसी सीटें जहां पर 2020 में दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही थी। वे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर पार्टी को पिछली बार 20,000 से अधिक सीटें मिली थी। ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अल्लावरू का सीधा सीधा डिमांड था। अब तेजस्वी यादव मुख्य रूप से कांग्रेस और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी के जो वीआईपी है उसके खींचतान और दबाव के बावजूद भी अपनी प्राथमिकता दर्ज कराने में सफल भी रहे। लेकिन 5 साल पहले तेजस्वी यादव ने गठबंधन को 110 सीटों पर, ये जो 110 सीटों पर पहुंचाया था, जो कि बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें कम थी। आरजेडी 75 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और यही बात तेजस्वी यादव ने शपथ समारोह के लिए अपनी शेरवानी भी तैयार कर ली थी, जो कि बाद में सूत्रों से पता चला कि 75 सीट ले लिया था, और उनकी ये भी तैयारी थी कि अब शेरवानी तैयार सिलवा लिया जाए ताकि वो सीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर रह गई और डिप्टी सीएम बन पाए। अब आरजेडी के अंदरूनी सूत्र का ये भी कहना है, जो कुछ नेता हैं जो नाम नहीं बताकर ये कहते हैं, कि अनुभव ने तेजस्वी को एक नेता के रूप में विकसित होने में मदद किया और वह अधिक परिपक्व बनते गए। अब
A to Z पार्टी है वो कैसे बनाए तेजस्वी यादव, मतलब सभी को मिला के भी रखना होगा। और उसके बाद अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको सबकी मांग पूरी करनी होगी और साथ में बिहार की भी मांग पूरी करनी होगी। तो इसके लिए उन्होंने जो 6-7 घोषणा किया उसमें जीविका महिलाओं को जो सीएम है, मोबिलाइजर हैं, जो से क्षेत्र में एक एक कमेटी को चलाती हैं, लीडर, उसे 30,000 रुपये महीना परमानेंट करने की बात कही। ये पहली घोषणा। दूसरा, उन्होंने MY फैक्टर को साधने की कोशिश की है जो कि मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक रहा और इस छवि को तोड़ा भी है कई जगह पर। तो A से Z पार्टी बदलने में अब वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं हुए, लेकिन कहीं हद तक सफलता उनको दिखाई दी। आरक्षित सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो जहां मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके नाम 104 निर्वाचन क्षेत्रों में आरजेडी ने 52 यादवों को मैदान में उतारा है। जो उम्मीदवार हैं उनके वो अभी ये भी है कि अभी की स्थिति को अगर देखेंगे तो बिहार के दौर में तेजस्वी एकमात्र आधिकारिक रूप से नामित मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर विधायक दल की बैठक के बाद खींचतान की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि विधायक दल के बाद बैठक होगी और जीत के बाद ये तय होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं या नहीं। ये और बात है कि इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, लेकिन घोषणा के अनुसार से देखिए तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं जो अभी घोषित उम्मीदवार हैं, मतलब मुख्यमंत्री फेस। जो सर्वे आए, सी वोटर हो या एस इंडिया हो, इन तमाम सर्वे को देखेंगे तो लोकप्रियता में भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं और अपने पायदान पकड़कर टिके हुए हैं कि नंबर 1 की कुर्सी पर सीएम फेस में आगे हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार आते हैं। जब ये तमाम सर्वे को भी देखेंगे तो अब तेजस्वी ने जो वादा किया उस वादों को समझ लीजिए। सबसे पहला है कि गरीब और किसानों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा और घरेलू, नीतीश ने कहा कि घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तेजस्वी यादव माँ बहन मान योजना ला रहे हैं, 2500 रुपये इसमें महिलाओं को मिलेगी और एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार शुरू करने के लिए जो 1,21,00,000 लोग महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये खाते में पहले डाल दिए हैं। लेकिन ये 1 टाइम है, ऐसा नहीं कि मंथली आपको मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2500 रुपये हम हर महीने देंगे माँ बहन मान योजना के तहत। अब आरजेडी की तरफ से यह भी कहा गया कि तेजस्वी नीतीश के खिलाफ खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। दावा यह है कि महागठबंधन का खाका पेश किया गया है। एनडीए ने कोई भी एजेंडा अभी तक तय नहीं की है। 85 लाख और 1 लाख के 85 लाख के करीब जो जीविका कार्यकर्ता है उनको सरकारी नौकरी देने की बात इन्होंने की है और साथ में हर परिवार में से एक को सरकारी नौकरी देने का भी वादा है। तो 5 लाख रुपए का बीमा कवर करने का भी वादा किया गया है। अब हर परिवार को एक नौकरी देंगे और इसके अलावा 5 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। तो ये इतना आसान भी नहीं है जितने आसान आप समझ रहे हैं या सुन पा रहे होंगे, क्योंकि बजट भी इतना बिहार का नहीं होता। जितना आप इसको गुना भाग कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 रुपये भी अगर महीना देंगे तो नहीं पड़ पाएगा जितना बिहार का बजट है। लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम उद्योग को शुरू करेंगे और उसके बाद हम फिर से बिहार में एक नई रफ्तार देंगे और उसके बाद वहीं से जो बेनिफिट होगा उससे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब ये बात हुई, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव बने हुए हैं और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर सीधे ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पेश फंस रहा है। तो यहाँ पर जो मुकेश सहनी है उनको लेकर भी, तो मुकेश सहनी की अगर बात कर लें थोड़ा सा, तो मुकेश सहनी बिहार के जो दरभंगा के सुपौल बाजार के रहने वाले हैं। इनके पिता जीतन सहनी सामान्य व्यवसायी थे। 19 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे और इन्होंने कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन का काम शुरू किया। फिर मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। शाहरुख खान की जैसे देवदास हो, सलमान खान की बजरंगी भाईजान हो, जैसी जो फिल्में हैं उसके सेट को इन्होंने डिज़ाइन किया। सुर्खियों में आए, बिहार लौटे, विधानसभा चुनाव में उतरे
और इनकी 2020 में ज़्यादा परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक नहीं रही थी। अब 2025 में उतरे हैं डिमांड रखकर कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए ताकि निषाद समाज को मजबूती मिल सके। लेकिन ये भी है कि ये सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव की जो शिक्षा है उसमें चुनावी हल्फनामे में 9वीं फेल, और वहीं पर डिप्टी सीएम के दावेदार मुकेश सहनी, उनके हल्फनामे में वो 8वीं पास। तो ये भी समझिए कि 8वीं पास डिप्टी सीएम का दावेदार बन रहा है, मतलब कह रहे हैं, और 9वीं फेल जो बिहार के सीएम बन रहे हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है मुकेश सहनी के पास, जो उन्होंने चुनावी हल्फनामे में जानकारी दी है उस हिसाब से। अब फिलहाल देखना ये होगा कि इन सभी समीकरण में आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर नया सामने आता है। फिलहाल कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।